दो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हैं। एक तो हमें दिली अफसोस है और बिल्कुल इस गम में हम अपने उन भाइयों के बराबर शरीक हैं। ये जो सैलाब ज़दगान हैं इस वक्त और फ्लड्स के साथ जो एक तबाही उतरी है, जिसमें एक बड़ा लाइफ लॉस भी हुआ है और जिसमें प्रॉपर्टी का लॉस भी बहुत बड़ा है। वो एरियाज़ जहाँ पे फ्लड्स हैं वहाँ पे अभी रिसेंटली पिछले जिन दिनों से फ्लड्स हैं, गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन ये एक नेचुरल क्लेमिटी है और इसमें एक बड़ा लाइफ लॉस है, जिसमें एक मुताद अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों में अफराद अपनी जान से गए हैं और बड़ी प्रॉपर्टी के लॉसेस भी हुए हैं। और इस उम्मीद के साथ कि वट एवर इज़ ह्यूमनली पॉसिबल और जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत और बाकी ये जो मुतलका हुकूमतें हैं जहाँ जहाँ पर, वो अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगी इंशाअल्लाह और इन लोगों को रिलीफ मिलेगा, कॉम्पनसेशंस मिलेंगी। तो उन ख़ानदानों के साथ इज़हार अफसोस करते हुए जो इस मुश्किल घड़ी में हैं, ये एश्योरेंस करते हुए कि पूरी रियासत के वसाइल और पूरे पाकिस्तान के अवाम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इस तकलीफ से नबर्द आज़मा होने के लिए अपनी हतल वसा कोशिश करेंगे। सेकेंडली, जो अभी 2-4 रोज़ कबल जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसमें जनरल ऑफिसर्स भी थे, ऑफिसर्स थे और उसमें बहुत एक नुकसान पाकिस्तान के लिए नुकसान है वो, जिसमें कोर कमांडर क्वेटा अभी शहीद हुए और उनके साथ और जो जनरल ऑफिसर्स थे और साथी जो थे उसके अंदर। तो उस पर हम इज़हार अफसोस उन लवाहिकीन के साथ और उन फैमिलीज़ के साथ उनके जनाज़ों पर भी शामिल हुए। बट वी नो कि इट इज़ अ ग्रीव, जो एक जिस तकलीफ़ से वो लोग गुज़र रहे होंगे अपने घरों में, और इसकी एक बड़ी दुख की घड़ी है उनके साथ। इस इज़हार अफसोस के साथ मुझे एक अफसोस का पहलू और भी है जो मुझे बॉदर कर रहा है और मेरे कॉन्शियस में मुझे प्रिक कर रहा था कि आई नीड टू कम एंड स्पीक ऑन इट। इस खौफ के ताबे कि ये जो ट्रॉल आर्मीज़ हैं, ये जो ट्रॉल कैंपेनर्स बैठे हुए हैं, अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि जो पब्लिक के नोटिस में आनी चाहिए, और एक अजीबो गरीब एक हैजान बरपा है, हमें ये समझने से कासिर हैं कि ये किस तरफ धकेल दिया है कौम को चंद उन नाअक्बत अंदेश लोगों ने, जो अपने सियासी मुफादात की खातिर पहले ये इल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे और फिर उस इल ट्रेनिंग पर बेस्ड अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग कराते रहे और उनको एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया। अब मैं उस यूथ को कल्पेबल नहीं समझता कि वो यूथ इसकी जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया है। मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं कि जब एक नहीं 2 जनरल ऑफिसर्स और सीनियर रैंक के ऑफिसर्स और एक इतना बड़ा लॉस हुआ हो, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उस जनाजे पे जब गया तो मैंने फील किया, उनके एब्सेंस को फील किया, और मुझे ये पूछने में कोई आर महसूस नहीं हुई कि इतने बड़े लॉस पे वाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज मिसिंग। वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो मुल्क से बाहर हैं? क्या उन्होंने तकलीफ करना मुनासिब नहीं समझी कि इतने बड़े हादसे पर जनाजे में शिरकत करें? तो मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इर्द गिर्द लोगों से पूछा, तो जो सेंटिमेंट मुझे वहाँ मिला वो बड़ा खौफनाक है, और वो ये था कि तहरीक इंसाफ के चंद नौजवान जो कि गुमराही की आखिरी हद से आगे निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी प्रोपोगेशन की है जिसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव पोस्ट्स की। तो इस बुनियाद पर प्रेसिडेंट अलवी जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। फॉर मी दिस वाज, मेरे लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना कि सदर मुमलिकत जो कि हमारे इन अदारों के सरबराह हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, और एक ऐसी सोच जो मैं समझता हूं कि वो खुद ऐसा शायद ना सोचते हों, लेकिन कहां पर उन्होंने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने
اس ٹرول آرمی کو اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا. اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچہ کوئی ایک 20 سال کا ہے, ایک 22 سال کا ہے, ایک 18 سال کا ہے, اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رجیم چینج میں انوالو تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے دیٹ. اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی. دا ریزن آئی ایم سٹنگ ہیئر ان دا پریس کانفرنس, میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے, تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں, ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو کچھ اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی, میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین $US کی وہ فنڈنگ تھی, اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی, اور اگر محمود خان ملیں سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے. تو پھر وہ بیرونی سازش, پھر وہ خط, پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لہرایا تھا. تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے, یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں, یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو, اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو, اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے, اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق, تو میں آئی واز جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی, میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی, ان کے دانت کھٹے کروں گا, یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے, جس میں ایم کیو ایم تھی, جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی, جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی, مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی, چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی, ان پہ بی این پی کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی, تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی. 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے. پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا, یہ کون ہوتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ, اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ, اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا, اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں, اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے, اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے, اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے, اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی. میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن, کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے, ووٹ کے لیے درخواست کرتے, الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے, قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور میں پشیماں ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین, علماء حق کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی, مجھے آئی ڈونٹ نو اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا, لیکن somebody shared a detail with me
मैं इसमें बड़े वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन किसी ने मेरे साथ शेयर किया, मुमकिन है कि उनकी तरफ से कहा गया हो, लेकिन गालिबन वो बात ये थी कि कुरानी आयात को इस तरह से अपनी ज़ात के साथ मंसूब करके बात करना सियासी इखलाकी दिवालियापन की निशानी है। यानी आप अपने लिए अमर बिल मारूफ, पता नहीं किसने कैंपेन डिज़ाइन की, वो इस खित्ते का नहीं हो सकता, वो इस शहर का नहीं हो सकता, जिसकी कदर ये हो कि वो आपके सामने अपने आप को एक नेकी का सिंबल पेश करने के लिए कुरानी आयात को अपने साथ मंसूब कर ले। ये जुर्रत करने से पहले 20 बार कोई सोचेगा। लाजिमन ये पीछे कोई और बैठे हैं जिनके ताने बाने आपके साथ बड़े वाजे मिलते हैं। अभी कल मैंने सुना, आपने कहा प्रेस टॉक में, आपने अपनी एक टेलीवाइज्ड लाइव स्पीच में आके ये कहा, आपने कहा जी कि मुझे न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी, न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो किबला मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। आपको यह बात जनरल बाजवा ने कही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर कही, तो प्लीज हैव सम ऑडेसिटी, हैव सम करेज। बनते तो आप बहुत बड़े अपने लिए कि मैं बड़ा फाइटर आदमी हूं, तो लाए बाहर बात निकालें कि आपको जनरल बाजवा ने कही, आपके डीजी ISI ने आपको यह बात कही। अगर आपको यह जनरल फैज हमीद ने उस वक्त कही, तो करें हिम्मत आके नाम लेकर बताएं कि किसने आपको कहा था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल होंगे और वो ग्रेंटोर थे बीच में। टेल अस प्लीज। और ये भी बताएं कि आपकी हुकूमत, उसमें तो इनका किरदार कोई नहीं होना चाहिए। व्हाट रोल दे शुड हैव, पार्डन मी, क्या किरदार होगा उनका। ये तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने डिलिबरेट करना था। आपने उसको एक बिल्कुल मतरूक अमल कर दिया। आपने जितनी देर आप इक्तदार में रहे, आपने अपनी वो आईनी जिम्मेदारी जो कि आपकी मशावरत कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट थी कि आप वो मशावरत प्राइम मिनिस्टर से करेंगे, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से करेंगे, आपने उसको बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल बना के रखा आइन की उन प्रोविजंस को। हमें पता है कि आपके नजदीक आइन की कोई अहमियत नहीं है, बट वेयर डिड न्यूट्रल्स कम इन। अब वो न्यूट्रल आप किसको कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। और मेरा आपसे ये सवाल है, अगर जुर्रत है खान साहब आप में या आपकी पार्टी के किसी फर्द के अंदर, तो प्लीज कम एंड नेम देम, उनका नाम लेकर बताएं। वेदर दैट न्यूट्रल, आप न्यूट्रल का इशारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे करते हैं, वेदर आप उस वक्त के DGI पे करते हैं या उस इंस्टीट्यूशन पे करते हैं। उर्फे आम में तो आपने न्यूट्रल कहने के लिए इसी एक अस्करी अदारे को चुन रखा है। इनकी तस्दीक करने के लिए आप न्यूट्रल का लफ्ज लिखते हैं, इनको न्यूट्रल के साथ जानवर के साथ आप मंसूब करके बात करते हैं। आज मैं आपसे तकाजा करता हूं कि जिसने आपको गारंटी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे, प्लीज कम एंड गिव द नेम। अगर आपने कल ये बात की है तो उसको सब्सटेंशिएट करें आप। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है, इसके अंदर बड़े वाजे कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब नहीं दे रहे। कभी PPO पे जाते हैं कि वो एक ऐसा कानून था जो आज इन फील्ड नहीं है। 2017 में एक नया एक्ट आ गया, इलेक्टोरल एक्ट 2017 का, और उसके बाद क्योंकि PPO जो है वो रिपील हो गया, तो इसलिए उस एक्ट के तहत, जो कि एक ऐसा कानून है जो आज मौजूद नहीं है, उसके तहत मुझे सजा नहीं दी जा सकती। तो ये तो मैं समझता हूं कि फातिरुल अकल आदमी आपके साथ ये बात कर रहा होगा। आपकी ये इंक्वायरी 2008 से 13 तक की है, उन 5 सालों की जब 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर इन फील्ड था, उसके वो तमाम सेक्शंस इन फील्ड थे जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग, वो फंडिंग जो आप किसी ऐसी जगह से वसूल करते हैं एंड फॉर सम अदर पर्पस, और उसको यूज करते हैं इन योर पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट्स। तो बड़े सिंपल से लॉज हैं। अगर आपको नहीं पता और आपकी लीगल टीम को नहीं पता, तो मैं आपको बता सकता हूं कि PPO इन फील्ड था। 2017 के कानून ने, 2017 के कानून में सेक्शन 204, 214 पढ़ लें, तफसील से पढ़ लें। आप उस कानून के ताबे एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में फॉल करते हैं। आपके पास करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा है, आपने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए फंड रेजिंग कुछ कंपनीज से करवाई,
उनको अपने अकाउंट्स में शिफ्ट कराया, आप उनको डिनाई करते रहे। आपसे पूछा जाता रहा कि ये लिस्ट ऑफ मोर देन 30 अकाउंट्स हैं, आपने 7 को ओन किया, 20 को आपने डिसओन किया, उनके अंदर मिलियंस ऑफ अकाउंट्स डॉलर्स एंड पाउंड्स उन अकाउंट्स के अंदर आए। वो किनके पैसे थे, कैसे आए, किस लिए आए? शवाहिद कुछ और बताते हैं, वाकिब कुछ और है। शवाहिद ये बताते हैं कि एक ऐसा शख्स जब से पाकिस्तान की सियासत में आया है, जब से ये फॉरेन फंडिंग्स लेने लगा है, तब से पाकिस्तान में इंतशार है। मुझे पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक कोई और एक सियासी फर्द जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की उसको हवा देता हो, मुझे अगर मेरे हाफजे में इस सब कॉन्टिनेंट की कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक है तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, अंग्रेज की हुकूमत, उसके खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट के दौरान सिविल नाफरमानी की तहरीक की हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है। सिविल नाफरमानी की तहरीक, बिजली के बिल जला दो, गैस के बिल जला दो, टैक्सेस पे ना करो, इंतशार कर दो, गिराव जलाओ कर दो, इमलाक को आग लगा दो, सड़कों के ऊपर इसको संगे बारा इसके ऊपर ऐसी पथराव करो, लोगों की प्रॉपर्टीज को डैमेज करो। ये अगर इंतशार नहीं, ये अगर इंस्टेबिलिटी नहीं, तो और इंस्टेबिलिटी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना क्या इंस्टेबिलिटी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के गिर्द आके घेराव करना इंस्टेबिलिटी नहीं थी? क्या पार्लियामेंट के ऊपर हमला करना इंस्टेबिलिटी नहीं थी? क्या पीटीवी जो कि स्टेट ओन्ड बिल्डिंग्स है, वहां पर जाके प्लग्स को बाहर खींच के पूरी नशरियात को तोड़ना इंस्टेबिलिटी नहीं थी? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस पर मास्क पहनकर सूबों से बाहर से जत्थे लाकर दारुल खिलाफे पर हमला आवर होना, क्या ये किसी साजिश से कम था इस मुल्क के खिलाफ? और वो भी किस वक्त? जब चीनी सदर पाकिस्तान में आ रहे थे, आप बैरूनी फंडिंग्स ले रहे थे, उन बैरूनी फंडिंग्स को लेकर आप पाकिस्तान के अंदर इंतशार बपा कर रहे थे। हमने ये देखा है, सबके हाफजे में है, किसी को भूला नहीं है, रिकॉर्ड पर बातें हैं। मुझे याद है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी, डेली बेसिस पर नेशनल एक्सचेकर को क्या लॉस था, पाकिस्तान का नुकसान तखमीना अरबों रुपए में एक एक दिन में आता था। यह कहा जाता था कि आज कारोबार बंद रहने पे, दारुल खिलाफा जामिद रहने पे, स्टॉक के क्रैश होने पे, पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी मुअत्तल होने पे आज पाकिस्तान की रियासत को इतने अरब का नुकसान हुआ। तो क्या ये सारी चीजें किसी कॉन्स्पिरेसी के बगैर थी? क्या फॉरेन एडेड शवाहिद देंगे, सबूत देंगे, बताएंगे कि आपके लिंकेजेस किससे किस तक थे? ये तो आज 2013 तक की फंडिंग है, तो ये कहानी तो मैं अगस्त 2014 की बात कर रहा हूं। 2014 में जो जो आपके पास फंड्स आते रहे, 2014 से ऑनवर्ड्स आपने जो कुछ वसूल किया, और फिर जब आप केपी की गवर्नमेंट में बैठ गए, फिर जब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आके बैठ गए, तो वो तो भी इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब ऐसा नहीं होगा कि 8 साल तक आप किसी ना किसी स्टे के पीछे छुपे, किसी ना किसी वकील के बदलने के बहाने से तारीख लें, कभी किसी का स्केड्यूल आगे लाएं, कभी किसी का स्केड्यूल आए, कभी वन प्रिटेक्स्ट, कभी अनदर प्रिटेक्स्ट, कभी किसी एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर, कभी किसी दूसरे का स्टे ऑर्डर। उन पर्टिनेंट सवालात के आज तक आपने जवाब नहीं दिए। मालूम है हमें कि जब आपके नुकसान होते रहे आप कहां बैठ के जुआ खेलते रहे, हमें मालूम है, किसके साथ बैठकर खेलते रहे, यह भी मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कैसा इस मुल्क के अंदर एक तमाशा बर्पा किया। मेरा आज मैं पशेमान हूं, अगर आज मेरी यूथ का वो बच्चा जो इस पोलराइजेशन में आपने उसको एक अंधे कुएं में धकेल दिया है, मैं आपके सामने वो रिकॉर्ड्स भी दे सकता हूं, वो ट्वीट्स दे सकता हूं, वो सोशल मीडिया के कंटेंट्स दे सकता हूं, जिसके अंदर वो इस ग्रेट लॉस पर एक नेगेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। अलमान अल हफीज, मैं क्या कहूं। और उसके नतीजे में सदर मुमलिकत को रोक दिया जाता है कि वहां पे प्रोवोक्ड सेंटिमेंट है, आपने उस जनाजे में नहीं आना। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं? आपके जत्थे बाहर निकलकर लोगों की फैमिलीज पर हमले करते हैं। आपके जत्थे बाजार में अगर किसी ओपोनेंट को देख ले, आपने उनको प्रोवोक किया हुआ है, आपने उनको इंस्टिगेट किया हुआ है, आपने उनको ये
ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. میں آپ کو فاشسٹ نہیں کہوں گا آج, اس کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہوں گی. میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے, آئی نو اٹ ان سائڈ آؤٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف. آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تقلید میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی آری ہوئے. لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں, دس از ایبسلوٹلی کلیئر نا کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا, آپ کا مقصد کیا تھا, آپ کس ایک مشن پہ پاکستان کے اندر یہ سول ڈس اوبیڈینسز, یہ انارکیز, یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کی حکومت گئی عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی. آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے. مجھے آپ کی تقاریر یاد ہیں جب آ کے آپ یہ روز بھاشن دیتے تھے کہ یہ لوگ ڈفرنٹ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے. آپ نے اپنی سیاست کی بھینٹ ہمارے پاکستان کے سفارت کو بھی چڑھایا. آپ کی سیاست انتشار تھی, نتھنگ لیسر دین دیٹ. آپ کی سیاست ایک سازش تھی, نتھنگ لیسر دین دیٹ. میں کیونکہ آج اس بات پر حق بجانب ہوں کہ سر آپ سے پوچھوں, آپ پلیز آئیں, باہر نکلیں, بتائیں. میں آپ سے اس نیوٹرل کا نام پوچھنا چاہتا ہوں. ہم تھک گئے ہیں یہ جب تک وہ آپ کا ساتھ آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی آئینی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور آ کے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کو چلوائیں, آپ کی لیجسلیشنز پاس کروائیں, کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالے رکھیں اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے. وی ڈیمانڈ دیٹ کہ آپ ہمیں ان نیوٹرلز کا نام بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. آپ نے کل ٹی وی پہ آ کر کہا ہے. آج میں نے ایک بڑے انگریزی اخبار کا جو کہ ایک بڑی کلیئرلی آج اس کی ہیڈنگ تھی 13 verses 1. Yes, 13 verses 1. It is 13 verses 1. وہ تمام لوگ جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں, وہ تمام سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ اس ملک کو اس سازش اور اس آفت اور اس جو برائی یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, کن کی ماں پر کر رہے ہیں, ریکارڈز کے ساتھ بتائیں گے کن کی ماں پر کر رہے ہیں, کہاں سے فنڈنگ لے کر یہ کر رہے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ کے کہاں پر گیمبلنگ ڈاٹس لگ رہے ہیں. وی نو دیٹ, پوری ڈیٹیل ہے. اور اب آپ بالکل ہمت کریں اور آ کر بتائیں کہ کس نیوٹرل نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. میں چند باتیں آپ کے ساتھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑی بحث چلی کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, اٹ واز ان دا پرنٹ آلسو. تو میرے لیے تھوڑی بات سمجھنے کی میں نے کوشش کی کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عمران خان تو ان کو بہت ساری فنڈنگ کے لیے انہوں نے خود جا کر کنسرنڈ کوارٹر سے, جہاں پر آج یہ نیوٹرل کی تہمت لگاتے ہیں, کیا جب یو اے سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں اس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے تو آپ کے لیے آئے تو کوشر ہے, اگر کہیں اور آ کر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. آپ کے لیے حلال ہے, باقیوں کے لیے حرام ہے. کوئی لمٹ ہوتی ہے. اس نانسنس کو کہیں پہ تو رکنا ہے. آپ کے خلاف جج فیصلہ دیں, آپ ججز کو ان کے بچوں سمیت آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز جو آپ نے کے پی گورنمنٹ میں 25,000 روپے کی تنخواہ پر اسٹیٹ کے پیسے سے 3 ارب کے اوپر سے زیادہ بجٹ پر ان لوگوں کو جن کی فالوئنگ ہے صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز چاہے وہ جوڈیشری ہو, کوئی فیصلہ دے تو اڑا کے رکھ دیں, ان کے بچوں کے نام ڈھونڈیں, ان کے فیملی کے لنکیجز ڈھونڈیں, ان کے رشتے ڈھونڈیں, ان کی پولیٹیکل ایسوسیشنز ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. ہم تنقید کرتے ہیں, ہم فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں, میں حق بجانے میں اور نیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اعتراض ہے 25 ووٹوں کے نہ گنے جانے کا, اسی فوٹنگ پر 10 ووٹوں کے گنے جانے کا. میری بات لیگل ہے, میں لیگل طریقے سے لیگل پرائے میں ایک آئینی حق رکھتے ہوئے, ایک ایگریوڈ پرسن ہوتے ہوئے پبلک ڈومین میں یہ بات کر رہا ہوں
कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। 25 वोट मिनहा करने का फैसला पंजाब का सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थी। उसको 5 मेंबर के बेंच ने इंप्लीमेंट किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट किया। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, मेरे सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने तो किसी को गाली नहीं दी। यस, इस नाइंसाफी पर आवाज उठाइए, और अगर वही फुटिंग चौधरी शुजात साहब का खत मुझे प्रोवाइड करे, वो 10 वोट नहीं कैंसिल होंगे। यानी उस गलती का बेनिफिशियरी भी, एज राइटली सेड बाय मरियम नवाज साहिबा, वो इमरान खान हो, और जब उसकी दुरुस्तगी की बात आए तो अनकॉन्शियसली बेंच खुद कहे, अपने फैसले में कहे कि अनकॉन्शियसली आई वुड हैव सेड दैट, तो फिर उसका बेनिफिशियरी भी इमरान खान हो। तो इस नाइंसाफी पर आवाज उठाना और इस बदतमीजी के साथ उनकी फैमिलीज को ट्रोल करना, उनके पर्सोना को ट्रोल करना, इसी तरह से इंस्टीट्यूशन के वो लोग उनके खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करना, मैं समझने से कासिर था कि व्हाट इज 5th जनरेशन वॉरफेयर, वो कौन लोग होंगे। नो सर, वी हैव द फुटप्रिंट कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से, आई बेग एन अपॉलॉजी, मैं एस का लफ्ज उतार दूं, अ पॉलिटिकल पार्टी, अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई सबूत नहीं है, मैं उनसे वो 12 सवाल पूछ सकता हूं कि कैसे वो वोट ऑन क्रिकेट क्लब के पैसे, जो कि एक फंड रेजिंग थी फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, यूएई का लॉ कहता है कि आप किसी और को किसी और मद में कोई पैसा यहां से नहीं भिजवा सकते। 21 लाख डॉलर लोगों से पैसे इस मकसद के लिए इकट्ठे करने कि उसको सोशल वेलफेयर में देंगे और उनको पॉलिटिकल नीड्स के लिए लेके जाना। आपका फिर वो जो एजेंट्स वाली स्टोरी क्रिएट करना, किसको फूल कर रहे हैं आप? यू कैन फूल फ्यू पीपल फॉर अ फ्यू टाइम, थोड़े वक्त के लिए कर सकते हैं आप, बट यू कैन नॉट फूल कि आप सारे मुल्क को पागल बनाए रखें अपने पीछे इस तरीके से। ये इंडाइटमेंट है आपके खिलाफ, ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है। लोगों को चोर चोर कहते रह गए, आज तो आप चंदा चोर हो गए। कैसा आपने ये तमाशा लगाया? यानी आपने एक हिजान बर्पा किया और खुद सबसे बड़े मुजरिम निकले। तो मैं इस बात के साथ ये तवक्को करते हुए कि आप जरूर हिम्मत करेंगे और उस न्यूट्रल का नाम जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर उन्होंने ये किया तो अच्छी बात है। उनके घर गए हैं और उनको कंडेम भी करना चाहिए अपने उन लोगों को जिन्होंने ये किया। इसकी एविडेंस उनको मिल जाएगी। आई अप्रिशिएट अगर वो उनके घर गए अफसोस करने के लिए, उनका हक बनता है, जाना चाहिए। आपने न्यूट्रल्स की बात की, तो जिस तरह के हमारी पाकिस्तानी सियासत में होता है कि इमरान खान अभी वो शिकायतें कर रहा है, तो इसी तरह जो अपोजिशन में आप लोग जब थे, मरियम साहब अभी यही शिकायतें करती थी, तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन की सियासत है वो शुरू से ऐसी थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें फ़र्क है। मैंने जैसे आपसे कहा कि जुडिशरी के साथ जो मेरा एतराज़ है, मैंने आईनी पैराए में उठाया आपके सामने। अगर मेरा वो एतराज़ इस हद तक था कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें, मैं तो आईनी बात कह रहा हूँ ना। और अगर वो कहें कि आप न्यूट्रल ना रहें और आप आ जाएं, अब मैं हूँ नेकी और मेरे साथ खड़े हो जाएं, तो ये तो बड़ी सख्त कोई सिमिलैरिटी ड्रॉ नहीं हो सकती, बड़ी सख्त ज्यादती की बात। यानी मैं ये कहूँ कि आइन का तकाजा है कि आप मुदाखलत ना करें पॉलिटिक्स में, और वो ये कहें कि यस आप मुदाखलत करें, तो इसका आपस में क्या तकाबुल के? नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की कोई ऐसी इस्तिलाह इस मुल्क के इंटरेस्ट में है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को नाम कहीं पर ज्यादती हो तो हम किसी गैर आइनी किरदार के हक में नहीं। हमारी ये एक बड़ी रिजॉल्व पोजीशन है कि हर किसी को अपनी आइनी हदूद के अंदर खड़ा होना। अगर कोई आइनी हदूद में खड़ा हो तो इस मुल्क में तकरार इस मुल्क की बेहतरी का बाइस नहीं हो सकती, फॉरवर्ड टुगेदर बाइस हो सकती। थैंक यू।
देखिए उस पर लीगल टीम काम करेगी, जो बेटर पॉसिबल प्लॉजिबल लीगल वेज होंगे वो इख्तियार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। मैंने तो ये सजेस्ट किया।